ये सैटेलाइट पिक्चर है, आजकल फिजिकली विजिबल नहीं है वहां पे। सैटेलाइट पिक्चर आती है, अमेरिका ने इसका प्रूफ दिया है कि हाँ राम सेतु है। आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये 2 किलोमीटर चौड़ा है, 2 किलोमीटर चौड़ा। आज सोचिए 2 किलोमीटर चौड़ा बनाना पुल समुद्र के अंदर कितना जबरदस्त है, और 48 किलोमीटर लंबा है। अगर आप इसके ऊपर चलना भी चाहें तो एक समय आता है, पीरियड होता है कि आप इसके ऊपर चल सकते हैं। जब पानी कम होता, हाइट नहीं आती है, तो आपको चलते हैं। लोग कहते हैं कि ये दिखता नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन है। कांग्रेस सरकार ने इसको तोड़ने के लिए ऑर्डर भी दिए थे, तो इसका मतलब ये विजिबल है, सबने माना है कि राम सेतु है। और ये धनुषकोटि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर धनुषकोटि है। अब हम वहां पहुंचते हैं रामेश्वर, तो वहां पे रामेश्वर में वहां रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारी, सब कुछ है। अग्रवाल सदन के नाम से वहां पे है। वहां से जब हम चलते हैं सुबह, तो मंदिर दर्शन के लिए जाना है। ये अग्रवाल सदन के मंदिर के गेट है जी, वेस्टर्न गेट और ईस्टर्न गेट, ऐसे उनके गेट हैं, गेटों के नाम है, वहां से एंट्रेंस है। जब वहां पे दर्शन करते हैं, वहां सुबह 2 तरह के दर्शन होते हैं। पारदर्शी शिवलिंग, जिसे साप्टिक दर्शन कहते हैं, सुबह वो जल्दी होते हैं, बिना नहाए करने होते हैं। तो हमारे पुजारी जी, जो पंडित जी थे, वो ले गए हमें, सुबह दर्शन कराए। पहले साप्टिक दर्शन, शिवलिंग के दर्शन कराए, फिर उन्होंने हमें स्नान कराने के लिए ले गए बंगाल की खाड़ी। जो आप गेट देखेंगे, प्रमोद भाई दिखाना वो नहाने वाला स्थान। हाँ, ये गेट से अंदर जाते हैं, ये है बहुत हरे रंग का शांत पानी, बिल्कुल शांत, जैसे जमीन हो। आप चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि पानी है, इतना शांत पानी है। वहां से नहा के हम अंदर गए तो एक 22 कुएं आते हैं, जबकि ये समुंदर है पूरा, चारों तरफ द्वीप है, खारे पानी से घिरा हुआ है। इस 22 कुओं के अंदर मीठा जल है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये कुएं तब खोदे थे जब भगवान राम ने वापस आए श्रीलंका से विजयी होके, तो उन्हें लगा कि ब्रह्म हत्या हो गई है मेरे से, तो उन्होंने ये 22 कुएं किए, और बहुत मीठा जल है। और उससे हमने, वहां पे सिस्टम बना हुआ है कि कुछ पैसे लेते हैं, वो 22 कुएं की एक बाल्टी खींचते हैं और आपको स्नान कराते रहते हैं। तो हमने वो 22 कुओं का स्नान किया, उसके बाद पूजन किया और अंदर शिवलिंग पे गए। अंदर सिर्फ एक सीमा है कि वहीं तक जाने देते हैं, शिवलिंग पे आप नहीं चढ़ा सकते हो जल, दूध वगैरह। आप अपनी सारी सामग्री पुजारी को दे देंगे, पुजारी अंदर के पुजारी को दे देगा, आपके सामने वो सब चढ़ाएगा, अभिषेक करेगा, जल अभिषेक, दूध अभिषेक, जो वस्त्र, जो भी सब आप ले गए हैं, वो सब आपका वहां पे अर्पण हो जाएगा। पर जब आप शिवलिंग की ओर देखेंगे, तो वहां पे एक और दिखाई देंगे कि थोड़ी दूर पे एक और शिवलिंग है। वहां 2 शिवलिंग नजर आएंगे आपको, एक के ऊपर, जिसके ऊपर अभिषेक हो रहा है, और एक आगे और है, जो कि राइट साइड में जब हम बैठते हैं दिखता है हमें शिवलिंग, तो सीधे हाथ की ओर दिखता है। तो उसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि भाई रामेश्वर में ये 2 शिवलिंग कैसे, हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई थी, हमने भी पूछा। तो पुजारी जी ने बताया कि भाई जब वापस आए, तो शिवलिंग सीता जी बनाना चाह रही थी, तो हनुमान जी उसको लेने गए शिवलिंग को, पर उन्हें समय ज्यादा लग रहा था, तो सीता जी ने वहां पे अपना शिवलिंग खुद बना लिया रेत का, और उसकी पूजा शुरू करी। इतने में हनुमान जी आ गए, और हनुमान जी ने उस शिवलिंग को कहा जी इसको हटाओ, मैं इतनी दूर से लेके आऊं, मेरा शिवलिंग रखो। अब राम जी, सीता जी बड़े चक्कर में पड़ी, राम जी ने कहा भाई हनुमान जी जो आप समझो वो ठीक करो। तो उन्होंने उस शिवलिंग को हटाने के लिए बड़ी कोशिश की, और बहुत बड़ा रूप धारण करके अपनी पूंछ के द्वारा उस शिवलिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उखड़ा नहीं। और जब वो राम जी के शरण में गए, तो उन्होंने कहा जी भाई इसकी भी पूजा करनी है, तो इसको थोड़ी दूर पे स्थापित कर दिया जाए। तो उसको वहां पे किया। इसका प्रमाणिक रूप है कि मंदिर के अंदर बहुत बड़ा हनुमान जी का एक रूप है, जो कि आधा जमीन में है, आधा जमीन के ऊपर है।
बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, बड़ी शांत जगह है, बहुत आनंद मिलेगा और आपको जो प्रकृति के नियम है और भगवान की शक्ति है, दोनों का अनुभव होगा। जैसे कि चारों तरफ खारा पानी और 22 कुओं में मीठा पानी, ऐसे ही वहां पे सारा कुछ व्यवस्थित है। हमने मंदिर दर्शन करके बाहर आए, पूजा करी, तो पूजा करने के बाद आप देखेंगे वहां पे ना वस्त्र के रूप में जो है तौलिया लपेट के ही जाना होता है, तौलिया बनियान ऐसे ही जा सकते हैं। तो उसके दर्शन किए, टिकट का भी साधन है, फ्री भी है, सबका है। हमने तो पुजारी जी हमारे जो हैं उन्हीं से करते हैं, अनिल जी, उन्हीं से सारी व्यवस्था कराई थी। बहुत साधन सब कुछ है। उसके बाद हम जब मंदिर से नाश्ता पूजा वगैरह करके जब घर वहां पे अग्रवाल सदन पहुंचे, नाश्ता किया, फिर हम घूमने निकले अलग अलग जगह पे। वहां हम पहुंचे, सबसे पहले हम वहां पहुंचे जहां से श्रीलंका श्री राम सेतु दिखाई देता है। ये आप देखेंगे कि ये एक ओर सफेद पानी है और दूसरी तरफ हरा पानी, देखिए कितना संयम है। हरा पानी आपको बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, वो है बंगाल की खाड़ी, और ये सफेद पानी हिंद महासागर। हिंद महासागर से ही श्री राम सेतु का पुल है, ब्रिज है, वो बनाया। और आप मानेंगे नहीं कितना संयम है, बिल्कुल लकीर दिखाई देती है जैसे दीवार खींच दी हो किसी ने। लेफ्ट साइड पे बंगाल की खाड़ी, राइट साइड पे हिंद महासागर, लेकिन वहां जाने नहीं देते, जो कोना है पुलिस बहुत मिलिट्री है, जाने नहीं देते, नाविक भी नहीं जा सकते, पुलिस का बहुत ज्यादा कड़ा पहरा है। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल शांत, अपने लेफ्ट साइड पे ऐसा लगेगा कि हरे रंग की जमीन है, आपको दूर तक दिखाई दे रही है, महसूस ही नहीं होगा कि जल है, पानी है। और राइट साइड पे जो हिंद महासागर है, इसकी लहरों का तो कुछ कहना ही नहीं। 20 फुट 25 फुट, हम ये जो खड़े हुए हैं ना जी, आप ये फोटो कि समुंदर से काफी दूर खड़े हैं, लहर आती है 50 मीटर से भी ज्यादा दूरी पे हम, और लहर आती है और आती है। अभी आप देखेंगे एक फोटो हमारी नहाते हुए, वो भी हम वहीं पे नहा रहे हैं और हमें नहला के चली जाती है पूरी, इतनी तेज, और ऊपर 15-15 फुट 20-20 फुट ऊपर तक की लहर आती है। मतलब इतना जबरदस्त होने के बाद हिंद महासागर में श्री राम सेतु का निर्माण किया गया। अब हम जब चलते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे देश की हुए, डॉक्टर श्री APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, हम इसी तस्वीर की बात करते हैं प्रमोद भाई। अब्दुल कलाम ये है, ये इनका घर है, निवास स्थान है। कहते हैं इनके पास खाने को भी कई कई दिन नहीं होता था, जैसी व्यवस्था बताई गई उस समय। ये तो बहुत मॉडिफाइड हो गया, जब हम 2008 में गए थे तो मॉडिफाइड बता रहे थे कि पहले तो बहुत कमजोर सा मकान था। ऊपर वो रहते, इनके भाई साहब रहते थे, हम उनसे मिले थे, और नीचे उन्होंने म्यूजियम बना दिया, म्यूजियम बना दिया जिसे कलाम म्यूजियम, अब्दुल कलाम म्यूजियम भी कहते हैं। अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, सिपियां वगैरह, बहुत सारी चीजें, साइंटिफिक बहुत सारी चीजें। लेकिन इन्होंने रामेश्वर में एक अद्भुत चीज दी कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे ना टीवी नहीं था, तो टीवी टावर बनाया। ये आप तस्वीर में देखेंगे पीछे पूरा टीवी टावर है, ये बनाया। और जहां मैं बैठा हूं, इसकी भी एक विशेष बात है, ये जगह वो है जहां से श्री राम ने लंका में रावण और मंदोदरी जब नृत्य का मजा ले रहे थे, तो उनके बूंदे को तीर से उड़ा दिया था। ये वो जगह है जहां से तीर चलाया था। और यहीं पे पास में नीचे पूरे दुनिया में अगर एक मंदिर है विभीषण जी का, तो वो यहीं पे है, जहां ये बैठा हुआ देख रहे हैं आप मुझे, वहीं पे है। इसमें विभीषण जी की पूजा मंदिर में सिर्फ निर्माण है, कोई वहां पे करता नहीं है ज्यादा कुछ, सिंपल है मंदिर बना हुआ, बस इतना ही है। अभी हम वहां पे हमने जब अब्दुल कलाम जी से आगे चले तो हमें वो भी दिखाया गया जो पत्थर राम सेतु में यूज किया गया है। हमने अपने हाथों से डाला, वो पानी में डूबा नहीं, वो पानी में तैरता रहा, और हमें लगा कि क्या है, जिसे आजकल लाइमस्टोन भी कहते हैं, सेट वो कि भाई ये है, साइंटिफिक कहते हैं कि लाइमस्टोन है। अगर आप YouTube पे जाएंगे राम सेतु के लिए, तो ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जो आपको राम सेतु कुछ देर चलते हुए भी दिखाएंगे।
कि आदमी उस पे चल सकता है। 4 फुट का पानी, 5 फुट का पानी है इस समय। और वैसे नॉर्मल दिनों में वो करीब-करीब 25 फुट से 30 फुट नीचे हो जाता है। अभी हम राम सेतु में के बाद हम चलते हैं हमारे बीच के ऊपर। वहाँ पे अलग-अलग बीच बनी हुई हैं। भाई एक बीच की फोटो है जो झूला झूलते हुए है। हाँ, ये वाली, ये बीच के ऊपर की फोटो है, जो कि रामेश्वर को जो पुल जोड़ता है मदुरई से, उस पुल के नुक्कड़ पे ही है ये बीच बना हुआ। बहुत सफाई है बीच के ऊपर, लेकिन हमने यहाँ बहुत हवाएं इतनी तेज महसूस की, इतनी मतलब क्या बताएं आपको, इतना अच्छा लग रहा था, अनुभव हो रहा था, कुछ कहने की नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत चीज खतरनाक भी है। थोड़ी दूर पे हमने देखा पुल के नीचे से कि इतने बड़े बड़े केकड़े हैं कि अगर वो एक आदमी को भी खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े केकड़े थे वहां पे, बहुत जबरदस्त। पर लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन कर रखा था कि झूले लगाए हुए थे कि जिससे कि पिकनिक स्पॉट बन जाए। आप रामेश्वर में जब जाएंगे तो आपको एक बहुत अनुभव होगा कि समय सीमा कैसे सारनी की जाती है। वहां लाइफ सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, 4 बजे शुरू हो जाती है। वहां पे 4 बजे शुरू हुई तो 10 बजे नाश्ता वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको लंच टाइम पे मिलेगा, लंच टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे इवनिंग, और रात को जल्दी ही डिनर मिलके आप हो जाएंगे। आप वहां पे जब भी जाएं रामेश्वर में, तो बहुत सारी और भी जगहें हैं, जैसे समुंदर के किनारे पे 1-2 बीच और बनी हुई हैं, वहां आप जा सकते हैं। और जब हम वहां पे और बातें करते हैं कि भाई यहाँ क्या खास बात है रामेश्वर के अंदर, तो रामेश्वर में ये बताते हैं कि यहाँ पे बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। साइंटिफिक माने तो कैसे कि सबसे पहले तो 2 समुंदर को कैसे पटा हुआ है, ये आपने देख ही लिया तस्वीर के अंदर, हरा रंग और सफेद रंग। हिंद महासागर पूरे जोश के साथ 30-30 फुट रहता है, और उसके साथ बिल्कुल शांत पानी, बंगाल की खाड़ी बिल्कुल कोना है जी, वहां जाने नहीं देते पुलिस। और यहाँ से घुसपैठ भी बहुत होती है, इसीलिए पुलिस रोकती है। श्रीलंका की बत्तियां रात को साफ नजर आती हैं कि भाई वो श्रीलंका है। और 50 किलोमीटर ही है वहां से समुद्र के रास्ते से। बड़े बड़े जहाज, बीड़ा, आप यहाँ से घूम के पूरे रामेश्वर को घूम के श्रीलंका के दूसरे छोर से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ा बीड़ा जाता है, छोटी नाव तो चली जाती हैं, लेकिन बड़ा बीड़ा जो है वो नीचे राम सेतु पे टकराता है, तो वो घूम के जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं कि आप जाएं। एक बात और बताना है जो भाई ने बताई है कि 4 धाम की यात्रा जो हमारे पौराणिक में है, उसमें 3 धाम तो विष्णु जी के हैं, 1 धाम शिव जी का। जो 1 धाम शिव जी का वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम दोबारा से व्याख्यान है, राम के इष्ट शिव रामेश्वरम। जो राम के इष्ट हैं वो शिव जी, और शिव जी कहते हैं शिव के जो इष्ट हैं वो रामेश्वरम। ऐसे और चलते हैं कि वहां पे जो ये और गेट वगैरह और 2-3 बीच बनी हुई हैं, वो भी समुंदर ही है, चाहे इसमें ना हो चाहे उसमें ना हो। एक छोटे मंदिर और हैं जो कहा जाता है कि बाद में लोगों ने आसान वहां पे बनाए, लेकिन असली मंदिर जो है वेस्टर्न गेट से एंट्री करते ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वहां से आप जाएंगे। वहां पे जब अपन चलते हैं रामेश्वरम में, तो अंदर भी छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। पूरे मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, चारों तरफ आपको घूमना होगा। छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं अंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छे और बढ़िया बने हुए हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब कोरोना काल खत्म होगा तो अपने एक टूर बनाएंगे रामेश्वर का और वहां चलेंगे।
क्योंकि एक धाम जो करना है वो ये भी बहुत जरूरी है। बस इतना ही है प्रमोद भाई। जी मनीष भाई, धन्यवाद। आपने बताया कि राम के जो ईश्वर हैं शिव, और शिव राम को अपना ईश्वर मानते हैं, इसलिए बहुत अधिक महत्ता बढ़ जाती है। और जो आदि शंकराचार्य जी ने 4 तीर्थ स्थान बताए थे, 4 धाम बताए थे, इसमें 3 भगवान विष्णु के हैं, 1 भगवान शिव का है। और जो कनेक्ट करता है पम्बन ब्रिज जिसका आपने जिक्र किया, तो ये कहते हैं कि मानव निर्मित बहुत बड़ा सी ब्रिज था इंडिया का। और ये केबीसी में भी सवाल आया था कि पहला सी ब्रिज जो इंडिया में था वो पम्बन ब्रिज ही था। हाँ। सबसे लंबा भी था। इसके बाद 2010 या 12 में मुंबई बोरवली सी लिंक जो बना वो इससे बड़ा बना, लेकिन सबसे पहला ब्रिज यही था। और आप मनीष भाई ये बताइए कि अगर ये यात्रा करनी हो तो कितना दिन का समय लेना चाहिए? मेरे सबसे हिसाब पहला सवाल तो ये है कि कितने दिन का समय चाहिए, और रामेश्वरम के साथ किसी और तीर्थ स्थान को या और दर्शनीय स्थल को जोड़ा जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं बताता हूँ जी, हमने जो यात्रा की थी वो जब हम चेन्नई से चले तो तिरछी हमने रात को स्टे कर लिया था। तिरछी में क्योंकि साउथ दिल्ली साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत, उसके अंदर बहुत सारे तीर्थ हैं। तिरछी जब मैं गया 2008 में, मेरा एक कहना ऐसा अनुभव रहा कि मैं सोचता था छोटा सा शहर है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां इतना बड़ा विशाल शोरूम कपड़ों का और चीजों का मिला। और एक गणेश जी का मंदिर है जो बहुत ऊपर है, जिसकी मान्यता यह है कि जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिल जाएगा। इतनी ऊपर है पहाड़ी पे, काफी हमें कम से कम 1800 सीढ़ी चढ़ना पड़ा था। सीढ़ी चढ़े थे, उसमें रास्ता बना हुआ, और उसी नीचे आए थे, बहुत ही जबरदस्त। उसके बाद हम जब चलते हैं आगे तिरछी से मुदरई में मीनाक्षी टेम्पल, जिसकी मान्यता आपको पता ही है सभी को कि बहुत जबरदस्त है। स्वर्ण बाजार बहुत जबरदस्त है, सोने का बाजार है वहां। दुकानों पे आजू बाजू सब स्वर्ण है, लटके रहते हैं। बहुत कॉमनली बात लगती है आदमी को, जैसे हमारे यहाँ स्टील के बर्तन लटके रहते हैं ना जी, बाजार में जाओ कपड़े लटके रहते हैं, ऐसे वहां पे आभूषण लटके हुए हैं। जी। और जब मंदिर में जाते हैं मीनाक्षी टेम्पल के अंदर, इसमें भी बहुत बड़ा विशाल है, 3-4 गेट हैं, अलग अलग रूप है माता रानी के। मीनाक्षी टेम्पल का मतलब पार्वती माता से है, ये भी शिव जी का मंदिर में ही माना जाता है। और यहाँ पे गेट पे हाथी खड़े हैं, और हाथियों में को वहां पे खिलाने के लिए बहुत अलग प्रकार के केले, जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में नहीं होते, वहीं छोटे छोटे केले हरे रंग के रहते हैं, वो खिलाते हैं हाथियों को। और मीनाक्षी टेम्पल की आरती के समय जो आनंद मिलेगा आपको, वो किसी का नहीं मिलेगा। जब आप अगर टूर बनाए तो करीबन करीबन 5 दिन का बना लें, जी। जिसमें आपका तिरछी भी कवर हो जाएगा, मदुरई भी हो जाएगा, रामेश्वर करके फिर आप कन्याकुमारी जा सकते हैं, क्योंकि मदुरई से ही 2 रास्ते कटते हैं। कन्याकुमारी जाना है तो मदुरई जाना है, और रामेश्वर जाना है तो मदुरई जाना है। रामेश्वर से वापस मदुरई आएंगे, फिर कन्याकुमारी जाएंगे, ऐसे ही रास्ता है। ये दोनों अलग अलग द्वीप है। और इस द्वीप के बारे में, दोनों के बारे में, कन्याकुमारी से तो ये कहते हैं कि भाई, पीछे बताया भी था कि भाई दोनों सूर्यास्त और सूर्य उदय दोनों एक साथ देख सकते हैं। लेकिन रामेश्वर का द्वीप का अलग ही मजा है, जहां से श्रीलंका सिर्फ पैदल जा सकते हो आप। जो मैं आपको बताना भूल गया, रामेश्वर में राम सेतु ऐसे एक समय आता है जिसमें समुद्र अपना रास्ता छोड़ता है, वो आपको 4 फीट पानी के अंदर आप श्रीलंका तक पैदल जा सकते हो। अगर देखना हो तो यूट्यूब चैनल पे आपको इसको वीडियो मिल जाएगा कि चलते हुए लोग दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, तो वो सिर्फ किसी खास व्यक्ति को ही जाने देते हैं। बहुत ज्यादा सख्ती है। और नाव का, नौका विहार का भी आप मजा ले सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट की कोई अच्छी अप्रोच लेके जाएं, परमिशन लेके जाएं, तो अफसर को साथ में जाएं, तो पूरे समुद्र में आप बेड़े के साथ घूम सकते हो। और खान पान का क्या सिस्टम है? आपने हाँ, नॉर्थ खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत दिक्कत है जी खाने में। जो प्याज नहीं खाता उसके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और वहाँ पे वेजिटेरियन खाना जो है ना जी, जैसे समय का मैंने बताया, इसीलिए मैंने बताया कि वहाँ पे जो अपने नॉर्थ इंडियन के भोजनालय हैं, वो लिमिटेड समय के लिए खुलते हैं। जैसे अग्रवाल सदन में जिसमें रुके थे, वहाँ रसोई का टाइम है, उसी टाइम पे आपको खाना पड़ेगा। एक वहाँ पे गेहूं का आटा नहीं मिलता, चावल का आटा मिलता है।
उसी की रोटी होती है, ये है। लेकिन आजकल तो काफ़ी सुधार हो गया जिस प्रकार बता रहे हैं, लेकिन उस समय जब हम गए थे बहुत दिक्कत थी। सड़क पे चाय वाला भी अगर 2 बजे ढूँढना चाहो 3 बजे नहीं मिलेगा, शाम को 5 बजे ही मिलेगा। ये नियम है, वहाँ की सधानता मान लो, कुछ भी मान लो, और सब खान-पान में तीर्थ स्थल पे तो कोई दिक्कत है नहीं जी, रामेश्वर में, क्योंकि नॉन-वेज नहीं है वहाँ पे इतना, सब वो है। लेकिन जो प्याज़ नहीं खाता, उसके लिए दिक्कत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सब चीज़ों में प्याज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर हम जलवायु की मौसम की बात करें तो किस मौसम में जाना श्रेष्ठकर रहेगा, या आप किस मौसम में गए थे, उसका क्या अनुभव है आपका? हम गए थे 3 अगस्त 8 अगस्त को, वहीं पे थे हम 2008 में। मौसम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए कि भई जाएँ, और सर्दियों को इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि भई वहाँ पे जब सर्दी में जाएँगे, तो सुबह जब वहाँ पे पूजन होता है, शाब्दिक पूजन, वो सुबह 5 बजे होता है, शिवलिंग का। तो वहाँ पे ज़्यादा आबादी सिर्फ़ भक्तों की है या फिर उनके जो रोज़गार वाले हैं, वही है रामेश्वर में। तो उस समय आपको रौनक मेला मिले, सर्दी में लोग वहाँ कम जाते हैं। जो मौसम रहता है वो मीठा मौसम कह लें, जून से लेके नवंबर तक। और जनवरी में तो सब गंगा स्नान के लिए जाते हैं, रामेश्वर कम जाते हैं, तो इसीलिए रामेश्वर में भीड़ भी कम रहती है। पर एक भाषा का बहुत बड़ा दिक्कत है जी वहाँ पे। वहाँ पे इंग्लिश जानते नहीं, हिंदी बहुत कम जने जानते हैं, तो इसलिए जो है आप किसी न किसी को यहाँ से कीजिए, पंडित जी कीजिए, जो आपको सारी व्यवस्था करके रखेगा, आपकी पर्ची कटा के रखेगा, आपको लाइन में कैसे करना है, आपको आगे ले जाना है, जो आपका हवन कराएगा, पंडितों को कपड़े देने हैं, क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद वो घुमाने बीच पे ले जाएगा, बीच पे भी बताएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे आप पूछ रहे हो, ये क्या है? वो आपको बता ही नहीं पाएगा, पंडित जी होंगे, वो आपको बता देंगे कि भई ये है। जैसे हमें दिक्कत हुई थी वो पत्थर देखने में, जब हम गए तो उन्होंने बता रहे, तो पंडित जी ने बताया ये राम सेतु का पत्थर है और ये आप पानी में अपने हाथ से डुबो। तो हमने बहुत बार डुबोया, नीचे हाथ से भी दबाया, लेकिन वो बार-बार ऊपर आ जाता था। ये है जिसे वो हम अगर साइंटिस्ट भाषा में गए तो लाइमस्टोन। जी, और जी। लाइमस्टोन के बारे में कहा जाता है राम सेतु का जो पत्थर है, वो 7000 साल पुराना है। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार उसको दिया गया 7000 साल पुराना है, और जबकि पुल 5000 साल पुराना है। मतलब 2000 साल का उसमें भी फ़र्क है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा मनीष भाई। तो आपके अनुसार मैं ये मानूँ कि अगर जाना हो तो जो पहले व्यक्ति गया हो उसको साथ ले जाएँ तो और बेहतर आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो बिल्कुल। अनुभव होगा। हाँ, हाँ। और हमारे इस मंच पे एक बार सरोज बाला जी भी आई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से और ओशियनोलॉजी के माध्यम से ये पता लगाया है कि ये जो ब्रिज बना था वो 7000 वर्ष पुराना है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। और उस समय जो सी लेवल था वो बहुत कम था, और सी लेवल जब कम था इसका मतलब वो पुल जो 50 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा था वो बन गया था, और पूरी वायुसेना जो है उसको आसानी से पार कर पाई थी, क्योंकि सी लेवल बहुत कम था। और ये बात उन्होंने जो ओशियनोलॉजी डिपार्टमेंट है गोवा का उससे कंफर्म भी की है। और विभिन्न स्थानों पर जो चिन्ह मिले थे वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसकी वैधता को प्रमाणित भी करते हैं। तो अभी सवाल का समय हो गया है, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, जानकारी है, तो आप पूछ सकते हैं, रेज हैंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। फोटोग्राफर आने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाओ। तो ये कार्यक्रम वैसे फेसबुक के माध्यम से लाइव जा रहा है, और ऑनलाइन भी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट हैं। कोई भी जिज्ञासा हो, सवाल हो, आप पूछ सकते हैं। प्रमोद जी, फेसबुक कौन से पेज पे जा रहा है लाइव ये? राजेश चेतन हिंदी वाला जो था ना भाई साहब, उस पे जा रहा है। उस पे जा रहा है, ठीक। आज मेरे ताऊ जी भी देख रहे हैं, बद्री प्रसाद गोयल जी ऑनलाइन है, देख रहे हैं वो। मैं उनको भी राम राम करता हूँ, वो आए हैं आज पहली बार, उन्होंने हमारा ये चैनल देख रहे हैं। मनीष भाई किस नाम से? राकेश गोयल के नाम से है, भाई के नाम से खोल रखा उन्होंने। अच्छा, मैं उनको एक बार ऑनलाइन लेता हूँ। जी हाँ जी, ताऊ जी राम राम जी।
अनम्यूट करें एक बार केस जी। जी भाई राम राम। राम राम। आप राकेश जी कोई सवाल कर सकते हैं मनीष जी से। किसी ने हाथ उठाए हैं भाई, 2 जनों ने ना। अभी देखते हैं। डीसी गुप्ता जी ने किया है। डीसी गुप्ता जी। जी नमस्कार। मनीष जी, आपका जो आपने डिटेल दिया बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे और जो पूरा जो है सब चीज़ें जैसे एक बार फिर से यात्रा होगी। तो रुकने के लिए आपने बहुत अच्छी जगह बताई। वैसे एक हम लोग जो रुके थे वो स्टेट गवर्नमेंट का ही है, वो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। तो वो भी बहुत अच्छी जगह है और बिल्कुल बीच में ही है, रामेश्वरम मंदिर के पास में भी। और उनमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता है और ब्रेकफास्ट भी इस तरह से कि हर हर जगह से, नॉर्थ का भी और साउथ का तो होता ही है, खाने पीने का सब चीज़ें रहती हैं। तो लोग बाग इतना खा लेते हैं, हम लोग ने भी वही किया कि लंच की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर जो है पूरा घूमने के लिए हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो ये सब बताया। और मेरे ख्याल से जब आप गए होंगे तो जो ब्रिज आपने, ये जो केवीसी में भी पूछा गया था, उसके बगल में जो ब्रिज एक और बनाया हुआ है रोड का, तो मेरे ख्याल से उससे जो है गए होंगे। अगर जो है ट्रेन से गए होंगे तो फिर जो है जो नहीं, बाय रोड गए थे जी हम। अच्छा अच्छा, जी जी। बहुत शानदार जगह है, बहुत धार्मिक और बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छे से आपने जो है एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत साधुवाद। थैंक यू। धन्यवाद डीसी धन्यवाद गुप्ता जी। जी, आपकी स्मृतियां भी ताजा हो गई आप जब गए जी थे। जी जी तो जी। धन्यवाद। अब अतुल रंजीत कुमार जी। अतुल जी धन्यवाद प्रमोद जी। प्रमोद जी नमस्कार। 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 बहुत धन्यवाद मनीष जी। बहुत ही अच्छा व्याख्यान आपने दिया और अच्छे से सारे विवरण हमारे को बताए। एक कुल यदि दिल्ली से और रामेश्वरम आना जाना रहना खाना पीना इन सब अगर कुल खर्च का वो आकलन किया जाए तो लगभग कितना रहता है? देखिए जी, बाय एयर जाएंगे तो अगर पहले से टिकट बुक कराते तो चेन्नई की शाम को 6 बजे की एक फ्लाइट है, उसका आने जाने का टिकट 6,000 रुपए में हो जाता है। और वहां पे चेन्नई से आपको बाय कार आप जाएं तो 600 किलोमीटर पड़ता है। तो 600 600 1200 किलोमीटर है, तो 10 रुपए किलोमीटर इनोवा का लगा लिया जाए, 12 रुपए किलोमीटर, तो वो अंदाजन ये बैठेगा। रहने का वहां पे कुछ ज्यादा खर्चे नहीं है। जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट का कहा कि भाई वहां कर लें, तो उसका तो और भी खर्चा कम होगा। अग्रवाल सदन जो है वो 900 रुपए लेता है एक कमरे के, जिसमें 3 बंदे रुक सकते हैं, एक फैमिली रूम है। और आपको जानकर हर्ष होगा, उसके जो महामंत्री हैं वो भी अपने भिवानी के हैं, जिनका निवास स्थान मदुरई में है, वो भी अपने भिवानी के ही हैं। कि अगर कोई व्यवस्था करानी हो तो अपन कर सकते हैं। और अपने पुरुषोत्तम जी दास अग्रवाल बियाली वाले जो हैं अपने शालीमार बाग निवासी, उनके समधी हैं। बहुत अच्छी जानकारी मनीष भाई जी। कभी भी जाएं, ज्यादा खर्चा नहीं बैठता पर हेड। आप मानो अगर सीमित खर्चा है तो 10-12 हजार रुपए पर हेड में आप 2 दिन 3 दिन का टूर बाय एयर कर सकते हैं। और बाय ट्रेन जाए तो और सस्ता पड़ सकता है। बाय एयर में मद्रास की जो फ्लाइट है वो बहुत अच्छी है। शाम को 6 बजे दिल्ली से चले, 8 बजे पहुंचे और तिरछी सुबह सुबह पहुंचे। आप स्टे करें वहां पे भी बड़ा अच्छा है, सस्ते लॉन्च हैं, मिल जाते हैं। वहां नहाए धोए तैयार हो, थोड़ा रेस्ट करें और फिर आगे मदुरई चले। मदुरई थोड़ी दूर पे रह जाता है, वहां अपना सारा घूमें फिरें और रात को जाके रामेश्वर स्टे कर लें। और सुबह 4 बजे के साप्तिक के दर्शन करें, जिसे पारदर्शी शिवलिंग कहा जाता है, जिसकी पूजन होता है 4 बजे वाला। वो पूजन करके फिर आप स्नान करेंगे बंगाल की खाड़ी में 22 कुओं का पानी। एक वृत्तांत सुनाता हूँ जी। ऐसे लोग मिले मुझे वहां पे कि एक व्यक्ति जो 22 कुओं की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था कि भाई कोई कुएं से खींचेगा पानी, तो वो हमारे साथ चिपक गया
और वो ये कहने लगा कि भाई हमें स्नान करना। मैंने देखा कि भाई वो स्नान करना चाहती, कोई वो बाल्टी हमारे ऊपर डालता है तो कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ जाती थी, वो उसी में अपना धन्य मान रहा था। फिर हमने उसे कहा भाई तुम भी हमारे साथ ग्रुप में शामिल हो जाओ, कोई बात नहीं, इसका पैसा हम एक्स्ट्रा दे देंगे। तो वो साथ में शामिल हुआ और वो अपनी भाषा में बोलता रहा, हमें नहीं मालूम वो दक्षिण भारत भाषा में क्या बोला उसने हमें, पर बोलता रहा। और 22 कुएं पे उसने स्नान किया। बहुत ही आनंद हमने उस समय क्षण में महसूस किया। जी राकेश गोयल जी। हाँ जी, हेलो। हाँ ताऊ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा। ये 22 कुओं का पानी जो है वहाँ तो आदमी खड़ा रहता है, डालता रहता है एक बाल्टी हाँ जी, भर हाँ भर के। जी, हाँ जी, वो पैसे लेता ना जी, हाँ वही वाला पैसे बता। लेता है, एक पैसे लेता है, डालता रहता है हाँ उसी के ऊपर, और आनंद आता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी खौफ तो वहाँ ये होता है जब मंदिर के दर्शन करने जाते हैं भगवान जी के, तो मंदिर बहुत दूर होता है, हमें बाहर बैठाया जाता है। हाँ, ये तो है। जितनी भी जो सामग्री भगवान को चढ़ानी होती है वो वहीं बाहर इकट्ठी करके अपने आप चढ़ा के दे। हम अपने हाथ से जो है शंकर भगवान के ऊपर नहीं चढ़ा सकते। नहीं चढ़ा सकते। ये वहां पर वो है कि वहाँ वो जो बहुत दूर अंधेरे में भगवान बैठे हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ हाँ जी, और बड़ा आनंद का वहाँ सबसे बड़ा साउथ में ये है कि मौसम बहुत बढ़िया रहता है, और वहाँ समुद्र में नहाने के बाद फिर बाकी, और मंदिर बहुत बड़ा विशाल मंदिर है साहब, बहुत विशाल मंदिर है। चलते चलते थक जाओ बुढ़े आदमी तो लेकिन बहुत बढ़िया था। साउथ का वैसे बहुत मंदिर है, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर है साउथ में, बहुत बढ़िया है। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और राजकुमार मक्कड़ जी से अनुरोध करता हूं कि आप लाइव होकर सवाल पूछिए। राजकुमार जी। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मैं भी एक साझा करना चाहता हूँ। सौभाग्य है मेरा भी कि सह परिवार और एक बार तो अधिवक्ताओं के दल के साथ में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था कोचीन में, तो केरल में। वहाँ से हम समूह में वहाँ गए हैं, तो दोनों बार समूह में जाना हुआ, एक बार परिवार के साथ, एक बार अधिवक्ताओं के साथ में। उसमें जो मैं साझा करना चाहता हूँ, सीताराम मंदिर है वहाँ, बहुत बड़ा मंदिर है। और उस मंदिर के जो मुख्य प्रशासक भी हैं, पहले मुख्य पुजारी थे, मुख्य प्रशासक हो गए श्री सीताराम जी। नाम भी मंदिर का सीताराम है और पुजारी भी सीताराम जी है। और वो पुर गांव के, भिवानी जिले में जो भिवानीखेड़ा है उसके पास गांव है पुर, मेरा गांव बड़ियाड़ी, वो पुर गांव है। पुर गांव के निवासी, वहीं जाकर के हमें पता चला। तो जो मनीष जी ने बताया कि जो स्थानीय भाषा की कई बार समस्या आती है, उसका निदान बहुत अच्छे से हुआ। एक तो कोई शुल्क नहीं लिया उन्होंने, ना कमरे का लिया, और बहुत अच्छे से उन्होंने, हालांकि हमने अपनी श्रद्धा अनुसार दान पात्र में डाला, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई पैसा, ना भोजन का, ना रुकने का, और एक प्रकार से समझिए कि 3 स्टार टाइप की सुविधा वहाँ पर है। 32 कमरे उस मंदिर में हैं। मेरा पीछे 2015 में ही जाना हुआ था, तो हम उसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं भविष्य में जब भी जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद राजकुमार जी। और मनीष भाई, जब भी अपना टूर आयोजित करें तो जरूर राजकुमार जी से फीडबैक ले लें और उनका सहयोग जरूर मिलेगा ताकि एक अच्छी यात्रा हम बना सकें। राजेश चेतन जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और प्रमोद जी एक्सीलेंट। और मनीष से मुझे इतनी अच्छे बोलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मनीष एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है। पर आज मनीष ने जो बोला है, मैं क्लैपिंग करता हूं मनीष के लिए। और उसके भीतर एक बड़ा लीडर देख रहा हूं, एक बड़े नेता को उसके भीतर देख रहा हूं मैं। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आज हम लोगों को यात्रा करवाई है। मेरे पास शब्द नहीं है, बिकॉज आई एम ए ट्रेनर। आपका आशीर्वाद है जी। दोस्तों, एक आपसे मशवरा करना चाहता हूं, आप मुझे राय दीजिए। मेरा मन है कि टी ऑन व्हील के अंदर लोगों की रुचि कम हो रही है। आज भी केवल 20 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को अक्टूबर में चाहता हूं कि संपन्न कर दिया जाए, और नवंबर से मैं एक नई श्रृंखला लेके आपके बीच आना चाहता हूं। मैं एक पुस्तक आपको दिखा रहा हूं। यह पुस्तक मैंने रात को पढ़ी है। यह पुस्तक देखिए आप लोग, दिख रही है आपको?
जी जी, कैसे बने मेरा भारत महान। आप लोग देख पा रहे हैं इस पुस्तक को? जी हाँ जी। सबको सबको देखिए आपने ये मैं पुस्तक? स्पॉटलाइट कर रहा हूँ भाई साहब, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आपको दोबारा कीजिए। दोबारा दे, ये देखिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आ रही समझ में। ये पुस्तक है अरुण ऋषि जी की। अरुण ऋषि जी ने कहा है कि अगर हम भारत को महान बनाना चाहते हैं तो हमारे जो सनातन परंपराएं हैं, सनातन जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसको अपनी आदत में लाना पड़ेगा। मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ चुका हूं। फिर मैंने इनसे बात की, ये इंदौर में रहते हैं और आयुष्मान भव ट्रस्ट नाम से एक संस्था चलाते हैं, और ये 2.5 घंटे में आपकी जो खराब आदतें हैं उनको बदलने का एक आह्वान आपसे करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं और बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। मैं पिछले 1 सप्ताह से इनको फॉलो कर रहा हूं और 1 सप्ताह में मैंने बहुत चीजें अपने जीवन की बदली है। उदाहरण के लिए ये कहते हैं कि यदि आप टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रकृति के खिलाफ है कि टूथब्रश जब आप फेंक देंगे तो ये प्रकृति में जाके कभी मेल्ट होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। तो आप टूथब्रश क्यों यूज करते हैं? ये प्रकृति के खिलाफ है। तो वो कह रहे हैं भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है नमक और तेल, इससे दांत साफ कीजिए। एक तो आप जब तक निगम बोध घाट नहीं जाएंगे दांत आपके साथ रहेंगे। सब चीजें जा सकती है, दांत नहीं जाएंगे, वो गारंटी कर रहे हैं इस बात की। तो ऐसे सूत्र इनके पास हैं। आप मुझे अनुमति दें सब लोग, तो मैं 1 नवंबर को इनकी 2 घंटे की वर्कशॉप करना चाहता हूं भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्लेटफॉर्म पे। 1 नवंबर को इनको लाना चाहता हूं। आप मुझे परमिशन दें तो चैट बॉक्स में बाई लिख दीजिए, यस राजेश भैया कर लो, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं करता हूं। बाई आया है लिखा, यस। बाकी लोग शांत बैठे हैं। वाह 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 वाह, अब तो जोश आया लोगों में। तो आज मैं अपनी जो समिति है, हमारी टूरिज्म कमेटी, जिसके कन्वीनर मेरे छोटे भाई मनीष गोयल हैं, उनसे ये अनुमति ले रहा हूं। मेरी वैसे उनसे मौखिक रूप से बात हो गई थी। हम लोग अक्टूबर में 25 तारीख को टी ऑन व्हील का आखिरी कार्यक्रम करेंगे और 1 नवंबर से ज्ञान गंगा जो कार्यक्रम चलता था उसको दोबारा से लाइव करेंगे और पहला लेक्चर हम आपको इंदौर लेके चलेंगे। और ये हमारे अरुण ऋषि स्वर्गीय, नाम नोट कर लीजिए। मैं दोबारा से पुस्तक दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये पुस्तक आपकी जिंदगी को बदल देगी। हेलो, ये पुस्तक जो है ये पुस्तक देखिए, ये लिख रहे हैं एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, पैर का तलवा चमकाइए और चेहरा दमकाइए, चेहरा दमकाइए। और ये व्यक्ति ने कमाल किया हुआ है एंड ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है और ये अरुण ऋषि स्वर्गीय इनका नाम है। आप गूगल में जब अरुण ऋषि स्वर्गीय लिखेंगे तो आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो 1 तारीख को अगर आप अनुमति दे तो मैं इनको निमंत्रण दे दूं बुलाने का। हेलो, हाँ ना का जवाब दीजिए भाइयों। अवश्य भाई साहब, अवश्य। बुला लूं? ठीक है, तो हम 1 तारीख को इनको बुलाएंगे और अभी हम टी ऑन व्हील को 25 तारीख को विराम दे देंगे और 25 तारीख को कपिल बगड़िया जी हमारे बीच में रहेंगे और हम जाएंगे एक मुस्लिम कंट्री लेकिन हिंदू संस्कृति से भरपूर, बाली जाएंगे। बाली, आपने नाम सुना होगा बाली का। बाली की रामलीलाएं, बाली का रामायण मेला, बाली आपको घुमाएंगे। कपिल बगड़िया जी के साथ हम चलेंगे बाली और फिर हम 1 तारीख को, मैं आपको आज ही बता रहा हूं, अरुण ऋषि जी के साथ में बात करेंगे कैसे बने मेरा भारत महान। आदतें बदलेंगे तो भारत महान हो जाएगा। मेरी बात पूरी हो गई है। एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि पुस्तक प्रभात का कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अभी एक वीडियो आपने वहां देखा होगा सचिन मेहता सालीन का,
बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है उन्होंने हैबिट के ऊपर 1 2 3 4 5। वो वीडियो बहुत पावरफुल वीडियो है रॉकेट साइंस के ऊपर, आप उसको जरूर देखिएगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। मेरी बात पूरी हो गई है। ओवर टू प्रमोद शर्मा जी। धन्यवाद राजेश भाई। और जैसे कि आपने बताया कि 25 अक्टूबर को हम टी ऑन व्हील्स का आखिरी संस्करण रखेंगे, तत्पश्चात फिर ज्ञान गंगा सीरीज दोबारा से शुरू करेंगे और कैसे बने भारत महान, कैसे आदतों को सुधारा जाए, इस विषय पे चर्चा रहेगी पहले एपिसोड में। ज्ञान गंगा का जो सेकंड वेव जो है उसमें जो पहला एपिसोड होगा उसमें उसकी चर्चा करेंगे। और अगर किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, अदरवाइज हम फिर समापन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से कार्यक्रम की ओर। तो इससे पहले कि हम शांति मंत्र करें, मैं पूरी टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूं। राजेश चेतन जी, मनीष गोयल जी, हंसराज रलन जी, सचिन शालीन जी, राजेश राठौर जी और मनीष गोयल भी हमारी समिति के सदस्य हैं, तो उनका भी धन्यवाद। सचिन शालीन, आप कुछ धन्यवाद प्रस्ताव कीजिए। सचिन, आज जो मनीष भाई ने रामेश्वरम की यात्रा कराई है उसके बारे में आप अपना विचार रखिएगा। सचिन, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज सचिन सुन नहीं पा रहे हैं आपको हम। कुछ तकनीकी समस्या है। चलिए, मैं सचिन शालीन की ओर से अपनी पूरी समिति की ओर से मनीष गोयल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वृत्तांत प्रस्तुत किया। और आइए बढ़ते हैं अब शांति मंत्र। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः आमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अतुल रंजीत कुमार जी, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अतुल जी जी नमस्कार जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक राजेश जी से निवेदन है, प्रमोद जी से निवेदन है कि जी, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब विचार लिखे या बहुत अच्छे काम किए लेकिन वो समाज में हाईलाइट नहीं हो सके, ऐसे व्यक्ति राजेश जी के ध्यान में बहुत सारे होंगे। राजेश जी का बहुत बड़ा संपर्क है, बहुत व्यापक स्तर पर संपर्क है। तो कहीं चेन्नई में कोई है, कोई और किसी जगह पे है, तो ऐसे लोगों को मतलब समय समय पर बुलाकर उनके विचार सुने जा सकते हैं। अभी हमने जो कोरोना ज्ञान यज्ञ में जो सुना वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो जिनको समाज मतलब पहचानता है, उनको जानता है। तो एक ऐसे व्यक्ति मतलब पूरे विश्व से, पूरे भारत से शुरुआत में जिनको पहचान नहीं मिल सकी, ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है। निवेदन है। जरूर जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राजेश जी, एक सुझाव आया है रुद्र पांडे जी का। हाँ, कि आप बच्चों को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर रहे हैं या बच्चे आ नहीं रहे हैं, किस प्रकार बच्चों को इसमें शामिल किया जाए जिससे संस्कृति का प्रवाह हो, इसका भी प्रयास कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई संस्कृति के ऊपर कोई खेल बना लिया जाए।
जैसे अरे पबजी भैया, खेल है। भाई हमने क्विज बच्चों के लिए शुरू किया था। रुद्र जी को ये बताना पड़ेगा कि हमने जो संस्कृति को लेकर एक क्विज कार्यक्रम स्टार्ट किया था प्रमोद शर्मा जी की लीडरशिप में, वो हमारा काफी हद तक कामयाब रहा। वो तो जबरदस्त कामयाब है जी। मतलब जूम वाले कहते हैं कि थक जाते हैं, भाई हमारे पास इतने मैसेज तो ना भेजो। भाई साहब इसमें सुझाव ये कि एक व्यवहारिक शिक्षा का एक कोई अगर हो जाए बच्चों के लिए स्पेशली तो बेटर रहेगा। करते हैं प्रयास करते जी हैं। ठीक है जी भाई साहब जी। ओके आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, सब अपना अभिवादन कर सकते हैं और नमस्ते उसके कर लो। पश्चात हम विदा लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सभी को सबको प्रणाम। नमस्कार मनीष जी राम राम, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया, याद करा दी दोबारा से। जी धन्यवाद। भाई प्रमोद जी भाई साहब को राम राम, कुशल संचालन के लिए धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब, और अगले हफ्ते फिर एक यात्रा पे चलेंगे और उसके पश्चात हम ज्ञान गंगा सीरीज की तरफ मुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और हमें हमारा बताने के लिए धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है जी, परिवार से मिल लेते हैं, परिवार से मिल लेते हैं, और सौभाग्य अपना तो हमारा। वृहद परिवार है, मजा आएगा।